हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम में। मेरा नाम प्रियंका पाठक। जैसे कि हम पिछली वीडियो में ये 94 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, इस वीडियो में हम 100 प्लस क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। पर आपको जो पीडीएफ परचेस करनी होगी उसमें आपको 200 प्लस क्वेश्चंस जो होंगे 3 मार्कर के मिलेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ध्वनि तरंग की विशेषताएँ। अब हम आगे इसके डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के अभिलक्षण बताइए। तो जो 3 अभिलक्षण हैं ध्वनि के, जिससे उनकी क्वालिटी पता चलती, एक प्रबलता, दूसरा तारत्व और तीसरा है स्वरूप या गौणता। लाउडनेस मतलब कोई आवाज़ तेज स्लो कैसे होती है, उसकी पिच हाई लो कैसे होती है और क्वालिटी उस वॉइस की। अगला क्वेश्चन है तरंग दैर्घ्य। तो समान कला में कंपन करने वाली दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि ये एक समकोण पे होती है, इसमें जो शृंग और गर्त को एक चक्कर पूरा करता है, इस दूरी को, शृंग से लेके गर्त तक की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और इसकी जो हाई लेवल या लो लेवल तक की पिच है, इसको हम आयाम कहते हैं। इस तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक मीटर होता है। इसे ग्रीक अक्षर के लेम्टा से व्यक्त किया जाता है। आगे देखते हैं आयाम। तरंग का किसी माध्यम में मूल स्थिति से सर्वाधिक विस्थापन तरंग का आयाम कहलाता है, जिसे हम एक ही चित्र में दोनों को देख सकते हैं। देखिए, तरंग का किसी माध्यम में मूल स्थिति से, ठीक है, अधिकतम विस्थापन, ये हम देखिए नीचे तक अधिकतम विस्थापन, या यहाँ इसमें देखिए अधिकतम विस्थापन जो है वो तरंग का आयाम कहलाता है। आगे देखते हैं प्रबलता। ध्वनि का तेज या मंद सुनाई देना ध्वनि की प्रबलता कहलाता है। ध्वनि तरंगों के आयाम पर यह निर्भर करती है। जो इसकी निर्भरता किस पर है? आयाम पर। ध्वनि प्रबलता का मापन डेसिबल में किया जाता है। जो ध्वनि का मापन है वो डेसिबल में किया जाता है। ये देखिए 3 पॉइंटों के जरिए हमने प्रबलता को डिस्कस किया, जो आपको 3 में से 3 मार्क्स दिलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आगे देखते हैं तारत्व। ध्वनि का अभिलक्षण है ये, ध्वनि का एक अभिलक्षण या गुण कह सकते हैं ध्वनि का। आगे, ध्वनि का तारत्व कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व समान प्रबलता की विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेद कर सकते हैं। जो समान प्रबलता की ध्वनि होंगी उनके विभेद करने के लिए, मतलब जो कारक होता है वो तारत्व कहलाता है। जैसे कि की पॉइंट देखिए, महिलाओं की आवाज़ का तारत्व पुरुषों की आवाज़ के तारत्व से अधिक होता है, इसलिए उनकी आवाज़ इतनी पतली होती है। ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, तारत्व भी उतना अधिक होगा। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों, ये की पॉइंट ऐसे हैं जो बीच में अगर हमने लिखे हैं, आप इनका यूज़ भी किसी आंसर में कर सकते हैं, और ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं इस वीडियो का, इस लेक्चर का या सीरीज़ का 100वां क्वेश्चन। गुणता। ध्वनि की जो गुणता है वो किस पर निर्भर करती है? तो समान प्रबलता एवं समान तारत्व वाली ध्वनियों के मध्य अंतर जो है वो गुणता कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, डॉपलर प्रभाव क्या कहलाता है? व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? जब ध्वनि स्रोत एवं प्रेक्षक अथवा दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति अवस्था में हो, दोनों ही एक दूसरे के सापेक्ष आमने सामने गति अवस्था में हो, तो प्रेक्षक द्वारा सुनी ध्वनि की आवृत्ति का आभासी अंतर, मतलब जब हम कभी दूर होते हैं तो हमें एक ट्रेन गुजरती है तो उसकी आवाज़ हमें कहीं और से भी आती है, तो उसकी जो मूल ध्वनि है और उस दूरी है, इसके बीच में जो आभासी अंतर होता है, यह डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। ध्वनि में डॉपलर इफेक्ट का आकलन कैसे किया जाता है? तो ये वायु में वायुयान का वेग का, ये इसका आकलन होगा कि जो वायु में वायुयान का वेग है वो हम डॉपलर इफेक्ट से ज्ञात कर सकते हैं। जल में जो पनडुब्बी का वेग है उसे भी हम डॉपलर इफेक्ट से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे आंसर के पार्ट नहीं है, ये हमारे की पॉइंट्स हैं जो स्टार बन के यहाँ दिए हुए हैं। प्रकाश का डॉपलर प्रभाव जो है वो तारों तथा आकाशगंगा की चाल का आकलन करने में प्रयोग किया जाता है। अगर डॉपलर इफेक्ट का वायु में बोले तो वायुयान का वेग, जल में पनडुब्बी का वेग, और प्रकाश में
तारों तथा आकाशगंगा की चाल का आकलन। अगला प्रश्न है, मेक संख्या क्या कहलाता है? तो वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को मेक संख्या कहते हैं। यदि मेक नंबर 1 है तब वस्तु की चाल बराबर ध्वनि की चाल जो होगी वो 332 मीटर पर सेकंड होगी। यहाँ हम एक फॉर्मूले के जरिए आसानी से याद कर सकते हैं, मेक नंबर बराबर वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। अगला प्रश्न है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं? दोस्तों देखिए, हम एक टॉपिक वाइज चल रहे हैं। जैसे हमने ध्वनि टॉपिक कंप्लीट किया, अब हमारे प्रश्न जो है सीरीज में इस पीडीएफ में प्रकाश से संबंधित आने लगे हैं। आगे ऊष्मा से आएंगे, उसके बाद विद्युत, ऐसे करके हमने सारे ही टॉपिक यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया है। और बहुत जल्द हम केमिस्ट्री की भी 3 मार्कर बनाने जा रहे हैं और उसकी भी हम वीडियो सीरीज लेकर आएंगे। प्रदीप्त वस्तुएं प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तु को देखने के लिए क्षमता प्रदान करता है। वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे कि सूर्य और लैंप आदि। दोस्तों इसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाए कि आप प्रदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं, तो उसमें हम इसी परिभाषा को विपरीत तरीके से लिख सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनमें उन्हें देखने की क्षमता नहीं होती, वह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। जैसे कि कोई भी वस्तु, पृथ्वी, अगर सूर्य प्रदीप्त वस्तुएं है तो पृथ्वी अप्रदीप्त वस्तु होगी। आगे देखते हैं हम, कण के रूप में प्रकाश। अगर प्रकाश को डिफाइन किया है तो वो कण के रूप में किया है न्यूटन के द्वारा, और तरंग के रूप में प्रकाश को जो परिभाषित किया गया है वो हाइगन्स के द्वारा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और यह सीरीज़ हमारी अगली यहीं पे ख़त्म होती है, और अगली जो केमिस्ट्री की है वो बहुत ही जल्दी हमारे द्वारा आगे आपको लाई जाएगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं आगे, इसको ये आप पीडीएफ में ले सकते हैं। देखिए, जैसे हमने प्रकाश को कंप्लीट किया और आगे प्रकाश के बाद ऊष्मा के गुण हैं, इस तरीके से आपको 200 क्वेश्चंस जो हैं वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और ये है सर का व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर इस पीडीएफ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।